नमस्कार, मैं रणविजय सिंह ओम चाणक्य प्रतियोगिता अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। दरअसल आज हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। वैसे इकोनॉमिक्स कहना गलत होगा क्योंकि आप लोगों के जो सब्जेक्ट का विषय है वो इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी बिना इकोनॉमिक्स के समझ में नहीं आ सकती। सबसे पहले आपको कुछ इकोनॉमिक्स के सिद्धांत, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली, उन शब्दों के अर्थ या परिभाषाएं जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं तब तक आप इकोनॉमी नहीं पढ़ सकते। ज्यादातर टीचर बोलते हैं कि इकोनॉमी तो नहीं आती है, इकोनॉमी के नाम पर तो करंट आता है, करंट से आनी चाहिए, करंट पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो याद रखिए कि बिना उस शब्दावली के, जो शब्दावली इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है, उस शब्दावली के बिना आप करंट अफेयर भी नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ी, लेकिन करंट अफेयर में जैसे ही वो घुमाकर क्वेश्चन देगा आप बदल जाएंगे, आपको आंसर नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आपका बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। और उस इकोनॉमिक्स से आपका धीरे धीरे आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने इकोनॉमी खत्म कर दी है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा सा धीरे धीरे चलना होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। इसको इतिहास, भूगोल या पॉलिटी से कंपेयर ना करें, क्योंकि उस चीज को आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। इकोनॉमी शायद ही जितने लोग आज वीडियो देख रहे होंगे उनमें से मुश्किल से 2% या 3% लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले तो देखते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या, क्या आवश्यकता थी अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की मतलब आखिर आवश्यकता क्या थी। इसके लिए आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूं मैं। कहानी मतलब एक एग्जाम्पल है। दो लोग हैं, एक ए है एक बी है। ठीक है, इन दो लोगों में अगर देखा जाए तो दोनों ही, मान लीजिए दोनों स्टूडेंट हैं और कहीं बाहर जाकर पढ़ रहे हैं। महीने के स्टार्टिंग में देखते हैं कि इसके अकाउंट में 10,000 रुपए आए और इसके अकाउंट में भी 10,000 रुपए आते हैं। ए सबसे पहले जैसे ही वेट कर रहे होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है अपनी, अलग होती है, आप सब जानते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में आपका महीने के स्टार्टिंग में पैसे आने का बड़ा इंतजार होता है। अब स्टार्टिंग में आपका ए क्या बोलता है कि जैसे ही पैसे आते हैं तुरंत उसको एक मूवी देखनी है सिनेमा हॉल में जाकर, तुरंत उसको कुछ किताबें खरीदनी है। अब किताबें खरीदने के लिए गए बुक सेलर की दुकान पर, जो अच्छी लगी खरीद लाए, मतलब पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं था कि कौन सी बुक खरीदनी है। कोचिंग में चल रहा है इकोनॉमिक्स, खरीद लाए इतिहास की बुक जबकि खरीदनी थी इकोनॉमी की। तो इस तरीके से इन्होंने जो है कुछ पार्टी की कि भाई पिछले महीने हमने पार्टी नहीं की थी, एक महीना हमारी पार्टी किए बिना हो गया है, वगैरह वगैरह। इस तरह के काम इन्होंने फटाफट कर डाले और देखते हैं कि 15 दिन में आपके 10,000 रुपए खर्च कर डाले। लेकिन यही बी, जैसे ही पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है, वो सबसे पहले एक लिस्ट बनाता है कि इसको मकान का रेंट देना है, खाने में कितना खर्च करना है, किताबों में कितना खर्च करना है और कौन सी बुक अनिवार्य है। बुक तो दोनों खरीदने हैं, लेकिन कौन सी बुक इस समय अनिवार्य है, भविष्य में नहीं, इस समय कौन सी बुक अनिवार्य है। तो ये इन्होंने एक प्लानिंग के तहत किया। तो ये इसी 10,000 रुपए में अधिकतम संतुष्टि भी प्राप्त करते हैं। ये संतुष्ट होते हैं कि हाँ मैंने ये काम कर लिए हैं, जबकि ये ए ना तो संतुष्ट ही हो पाते हैं और ना ही अपना उस 10,000 में खर्च चला पाते हैं। तो कहानी का जो मूल सारांश है, साधन सीमित हैं, साधन सीमित हैं लेकिन आवश्यकताएं असीमित हैं। आवश्यकताएं असीमित हैं। उन सीमित साधनों से, सीमित साधनों से, साधन से असीमित, सीमित साधन से असीमित, सीमित साधन से असीमित आवश्यकताओं की
आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। वह क्या है? वह अर्थशास्त्र है। अर्थात यह भी कहा जा सकता है कि संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक का मतलब यह होता है कि किस प्रकार से किस चीज को छोड़ा जाए और किस चीज को किया जाए। ये सब के सब काम जो है आपका इकोनॉमिक्स आपका सिखाता है। या एक परिभाषा और बोलती है, सीमित संसाधनों से असीमित साध्यों को प्राप्त करने के लिए या महत्तम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, यह बहुत जरूरी है। संतुष्टि याद रखना, ये संतुष्टि वर्ड आपका बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है इसमें, क्योंकि जितना भी आपका इकोनॉमिक्स में आप संसाधनों का यूज करते हैं वो केवल और केवल अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए करते हैं, ताकि आप लोगों को महत्तम संतुष्टि, मतलब कम पैसे में सीमित संसाधनों का मतलब भैया आपके पास किसी के भी पास हो पैसा सीमित होता है। अगर किसी की 1 लाख सैलरी है तो वो भी सीमित है, और किसी की 10,000 सैलरी है तो वो भी सीमित है। तो उसको उन 10,000 में अपने आवश्यकता के अनुसार महत्तम संतुष्टि प्राप्त करनी है, और उसको अपने 1 लाख के अंतर्गत अपनी महत्तम संतुष्टि प्राप्त करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत ज्यादा यूज होता है अखबारों में, कि टीना अंबानी की चाय 5 लाख की है, लेकिन अगर आप यहां पर देखते हैं तो वो उसके लिए अपव्यय नहीं है। अपव्यय मतलब उसने वो गलत तरीके से खर्च नहीं किया है, लेकिन एक 10,000 कमाने वाला व्यक्ति यदि 500 रुपए की भी चाय पी रहा है तो वो अपव्यय है। कैसे? क्योंकि वो अपने टोटल कमाई का कितने % खर्च करती है चाय पीने पर, और एक 10,000 वाला व्यक्ति यदि 500 रुपए खर्च कर रहा है तो उसका परसेंटेज क्या है। तो यहां पर अपव्यय में जो है उसकी 5 लाख की चाय अपव्यय नहीं है, लेकिन 10,000 वाले व्यक्ति की चाय 500 रुपए की भी अपव्यय में है, क्योंकि उसके लिए चाय पीना एक महत्तम संतुष्टि नहीं हो सकती। और उसके लिए भी चाय पीना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीना अंबानी के लिए एक 5 लाख की चाय पीना महत्तम संतुष्टि है, लेकिन उसके पास संसाधन ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी क्या कहेंगे हम कि टीना अंबानी के पास भी संसाधन सीमित का मतलब एक लिमिट में है, जिनको गिना जा सकता है। ऐसे संसाधन जो कितना भी खर्च करने पर कभी खत्म ना हो, उनको असीमित संसाधन कहेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स में कभी असीमित संसाधन होते ही नहीं है। कैसे होते हैं संसाधन? सीमित संसाधन होते हैं। ठीक है, तो आप लोग अभी तक सीखा कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र क्या है। नोट्स अपने हैंड टू हैंड बनाते चले, मैं इतने बहुत ज्यादा जल्दी से नहीं बोल रहा हूं। हाँ, समझाने के क्रम में थोड़ा स्पीड भले ही बढ़ जाए, लेकिन जैसे लिखवाने का क्रम आता है तो मैं लिख भी रहा हूं और आपको बोल भी रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं अर्थशास्त्र के 2 विंग होते हैं। अर्थशास्त्र के 2 विंग होते हैं। कौन कौन से विंग है? एक को बोलते हैं व्यष्टि और एक को बोलते हैं समष्टि। ठीक है, एक को बोलते हैं व्यष्टि और एक को बोलते हैं समष्टि, यानी कि एक को माइक्रो एक को मैक्रो। ठीक है, देखते हैं। विंग, ये आपके 2 विंग हैं। व्यष्टि समष्टि। समष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है जी आपका माइक्रो। माइक्रो, इसको बोलते हैं जी आपका मैक्रो। मैक्रो मतलब
माइक्रो से आप लोगों को समझ में भी आया हुआ, छोटा। छोटा मतलब किसी एक वस्तु का उत्पादन, एक फर्म का उत्पादन, एक व्यक्ति की आय, या एक व्यक्ति की आय का मतलब संतुष्टि कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, एक व्यक्ति की संतुष्टि। जब भी इन चीजों पर विचार किया जाता है तो यह आपका माइक्रो में आता है। जैसे कि एक फर्म कंपनी को बोलते हैं भाई, एक फर्म का उत्पादन, एक व्यक्ति की संतुष्टि, एक व्यक्ति की संतुष्टि, एक कंपनी का उत्पादन, एक कंपनी का उत्पादन, जब भी आदि, इन पर जब भी विचार किया जाएगा तो वो कहलाएगा आपका माइक्रो इकोनॉमी या माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। जब भी आप लोगों का किसी समग्र रूप से, जब भी पूरे का पूरा एक समग्र रूप से जब भी विचार किया जाएगा तो उसको कहा जाएगा आपका समष्टि। जैसे कि आपका जीडीपी, राजकोषीय घाटा, जीडीपी पर विचार हो रहा है, राजकोषीय घाटे पर विचार हो रहा है, राजकोषीय घाटे पर विचार हो रहा है। इन चीजों पर मौद्रिक नीति है, आपका आयात निर्यात है, इन सभी चीजों पर जब भी विचार होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? मैक्रो कहलाएगा। मैक्रो मतलब समग्र रूप से। भाई एक एक व्यक्ति की आय मिलकर तो पूरे देश की आय बनेगी, एक एक व्यक्ति का उत्पादन मिलकर ही तो आपका जीडीपी बन रहा है। एक कंपनी का उत्पादन, दूसरी कंपनी का उत्पादन और सारे देश का उत्पादन, तो तभी तो आपका वो जीडीपी बना। तो जब भी आपका मैक्रो की बात करेंगे तो हम समग्र रूप से कर रहे होंगे, और माइक्रो की बात कर रहे होंगे तो हम किसी एक यूनिट या एक इकाई के रूप में बात कर रहे होंगे, एक व्यक्ति का, एक कंपनी का, एक फर्म का। तो इस तरह की बात जब भी करेंगे हम, इसमें आएगा वो आपका माइक्रो में आएगा। ठीक है। इसमें आपका आगे नोट करते हैं, जिसको हम कह रहे हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहे हैं या फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र कह रहे हैं। इसके कुछ फैक्टर्स हैं, इनको देख लीजिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसमें लिखना उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसमें क्या दिया गया होता है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पढ़ेंगे हम। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का मतलब क्या होता है? इस बात पर विचार किया जाता है कि कितना खर्च करके अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त की जाए। मतलब उपभोक्ता का व्यवहार इसी प्रकार तो होगा, जो भी उपभोग कर रहा होगा वो क्या होगा, कम से कम खर्च करके कितना ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त की जाए। आप लोगों का एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, जब आप लोग क्या खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदने के क्रम में आप लोग देखते हैं कि कम से कम प्राइस हो, रैम ज्यादा हो, रोम ज्यादा हो, उसकी इंटरनल स्टोरेज ज्यादा हो, उसका कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्राइस क्या देखते हैं? प्राइस कम करते हैं। और इस उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत को देखते हुए आपकी बहुत सारी एड कंपनियां काम कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियों ने इस तरफ काम करना शुरू किया है। जैसे मतलब देखो, आप लोगों का क्या होता है, जब भी बिजनेस किया जाता है तो जिसको सामान बेचना है उसके व्यवहार पर गौर किया जाता है कि वो चाहता क्या है। आप लोगों ने एक पॉलिसी बाजार का नाम सुना होगा। पॉलिसी बाजार का जब एड आता है तो उसमें क्या होता है कि पॉलिसी बाजार में आप लोग कितने ही सारे प्रोडक्ट की कंपेयर एक साथ कर सकते हैं, कि सारी फैसिलिटी एक तरफ, प्राइस एक तरफ, फैसिलिटी प्राइस, फैसिलिटी प्राइस। तो उसमें जो उपभोक्ता है वो किस तरीके से कंपेयर करता है? कम से कम प्राइस हो, फैसिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो। तो उपभोक्ता का व्यवहार ये है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यही सिखाता है कि उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार होगा, उपभोक्ता का व्यवहार किस प्रकार होगा। उपभोक्ता का व्यवहार क्या होता है, इस बात पर विचार किया जाता है इस सिद्धांत में
इस सिद्धांत में इस बात पर विचार किया जाता है कि कितना खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सके, यह आपका उपभोक्ता का व्यवहार होता है। आप समझ भी गए होंगे उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत मतलब उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार करता है, यह मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब है जी आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। दूसरा इसमें जो आता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, इसमें इस बात पर विचार किया जाता है कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित की जाए, किसी वस्तु की कितनी मात्रा उत्पादित की जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी आज का लाइव एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं। आपका कुछ दिन पहले तक यह हाल था कि किसान ट्रक में टमाटर को छोड़कर भाग जा रहा था और उसके बाद ट्रक वाले को कहीं उसको खाली करने को जगह नहीं मिल रही थी, तो वो रोड के किनारे अपने ट्रक को ही उल्टा करके भाग जा रहा था, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र उसको भगा रही थी वहां से, नहीं यहां गंदगी हो जाएगी। मतलब वही टमाटर जो आज 300 रुपए किलो है उसको ट्रक वाला अपने फ्री में खाली छोड़ के भाग जा रहा था, क्या कि उसका जो ट्रक है वो फ्री हो सके, क्योंकि किसान तो भाग गया था, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा था ही नहीं। जब मंडी में आके देखा तो उसके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो उस ट्रक वाले की क्या दे सके, किराया भी दे सके। क्यों? क्योंकि टमाटर का उत्पादन इतना ज्यादा हो गया था। आज वही टमाटर है जो 300 रुपए किलो बिक रहा है। तो एक लिमिट होती है किसी भी चीज के उत्पादन की, अधिकतम और मिनिमम लिमिट दोनों होनी चाहिए, क्योंकि यदि बहुत ज्यादा कम उत्पादित होगा तो वो इतना कॉस्टली हो जाएगा कि ज्यादातर लोग उसको लेना ही छोड़ देंगे और वो वैसे ही बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, आपका यदि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया जाए, बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा हुआ है, तो उसका जो है रेट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो उत्पादक का व्यवहार होता है वो इस बात पर विचार करता है कि कितना उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ठीक है, किसी वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, यह कहलाता है जी आपका उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है इसमें तीसरा है मूल्य निर्धारण सिद्धांत। मूल्य निर्धारण सिद्धांत आपका बहुत ही आसान है, जिसको ज्यादातर बच्चे जानते हैं। डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है मूल्य निर्धारण सिद्धांत, मांग और पूर्ति पर। आपका यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखी जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो साधारणतः विश्व में प्रचलित है और ज्यादातर देशों में प्रचलित है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वैसे तो आपका दो अर्थव्यवस्थाएं विश्व में देखी जाती हैं, समाजवादी और पूंजीवादी। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि नहीं, तीन अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दरअसल मूलतः दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये पूंजी आपका जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये बाद का परिणाम है, जब इन्होंने आपका रशिया का विघटन और यूएस का महामंदी जब देखी, तो इन दोनों की कमियों से निकालकर, इन दोनों की कमियों को हटाकर जिस अर्थव्यवस्था को बनाया उसको हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था।
अन्यथा मूलतः आपकी दो ही अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ज्यादातर देशों में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलती है कि जो रेट है वो किसी को तय करने की आवश्यकता नहीं है, रेट स्वतः बाजार तय करता है, मांग और पूर्ति के आधार पर रेट तय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था टमाटर का रेट, कभी ये 5 रुपए किलो भी हो जाता है, कभी ये 2 रुपए किलो भी हो जाता है, और कभी ये 200 रुपए किलो भी हो जाता है। तो ये मांग और पूर्ति हो रही है, मांग कम पूर्ति ज्यादा हो जाए तो आपका रेट कम हो जाएगा, मांग ज्यादा और पूर्ति कम हो जाए तो रेट ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा पूर्ति को कम रखो तो रेट ज्यादा होगा, नहीं, ये नहीं, एक लिमिट तक होता है। जैसे ही वो रेट बहुत ज्यादा होता है तो अपने आप डिमांड उसकी कम हो जाती है, और जैसे डिमांड कम होगी तो रेट आपका अपने आप संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं मांग और पूर्ति तय करती है। ये कौन सा है जी? आपका मूल्य निर्धारण सिद्धांत। मूल्य निर्धारण सिद्धांत। ठीक है, मूल्य निर्धारण सिद्धांत। मूल्य निर्धारण सिद्धांत में आपका क्या होता है? मांग और पूर्ति से तय होता है। किससे तय होता है भैया? ये मांग और पूर्ति से, मांग और पूर्ति से तय होता है। मांग और पूर्ति से तय होता है आपका मूल्य निर्धारण सिद्धांत। इसका बड़ा ही अच्छा यूज करते हैं कंपनियां। आप देखते होंगे कि बुलेट के शोरूम पर जाइए आप लोग, जाने के बाद आप कहेंगे हमको बुलेट चाहिए, तो कहेगा नहीं अभी नहीं, अब बुक करा दीजिए, 4 महीने बाद मिलेगी। तो ऐसा कंपनी क्या कर रही है कि आज 1 साल 2 साल 3 साल, जहां से मेरे को याद है तकरीबन 2012 से बुलेट का क्रेज बढ़ना शुरू हुआ था, और 2012 से 2024 आ गया, आज तक कंपनी ने अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया, जबकि इतनी तो डिमांड नहीं है। लेकिन वो डिमांड को मैनेज करके रखती है कि डिमांड हमेशा ज्यादा रहे पूर्ति से। जब भी डिमांड हल्की सी ज्यादा, लेकिन याद रखना उसके भी कुछ सिद्धांत हैं कि कितनी ज्यादा रहे। एक ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा हो जाए कि रेट उसका बहुत ज्यादा हो जाए, और रेट बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी डिमांड ही खत्म हो जाए, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो वो हल्का ऐसा रखते हैं कि डिमांड उसकी ज्यादा बनी रहे, डिमांड ज्यादा बनी रहेगी तो रेट उसका संतुलित बना रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम अर्थशास्त्र ही पढ़ते हैं तो आखिर एग्जाम्स में जो आता है वो इकोनॉमी क्यों है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में भी एक अंतर है, इसको आप इस प्रकार समझ पाएंगे। आप लोगों ने न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा है। न्यूटन के 3rd लॉ में क्या बोलता है कि प्रत्येक वस्तु की एक मतलब प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि मैं किसी दीवार में बॉल को मारता हूं तो वहां से क्या होगा? बॉल वापस आएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका यदि रॉकेट आप दीपावली पर उड़ाते हैं, चलो इसरो के रॉकेट की बात बाद में करेंगे, पहले आप दीपावली के रॉकेट के देख लेते हैं। दीपावली के रॉकेट में आप क्या करते हैं? उसमें आप आग लगाते हैं तो उसमें से बड़ी स्पीड के साथ धुआं नीचे की ओर निकलता है। जब धुआं नीचे की ओर निकलता है तो रॉकेट कहां भागता है? ऊपर की ओर भागता है। इसी सिद्धांत पर हमने रॉकेट बनाए हैं। न्यूटन ने तो केवल लॉ दिया था कि प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन उसी सिद्धांत पर हमने दीपावली के रॉकेट बना लिए। उसी सिद्धांत पर हमने जो आपके इसरो रॉकेट छोड़ता है, PSLV, GSLV, इतने बड़े बड़े जो रॉकेट छोड़ता है, ये सब उसी सिद्धांत पर है। तो जो न्यूटन ने दिया था वो सिद्धांत था, और उसके आधार पर जो हमने काम किया उसको कहा हमने प्रौद्योगिकी। सेम ऐसा ही चीज है कि जो इकोनॉमिक्स ने सिद्धांत दिए उनको तो हमने इकोनॉमिक्स बोला, जो नियम दिए उनको हमने इकोनॉमिक्स बोला, लेकिन अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए जब हमने उन नियमों का इस्तेमाल किया तो उसको हमने इकोनॉमी बोला, यानी कि अर्थव्यवस्था बोला। इसलिए अर्थव्यवस्था आपका एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था के साथ किसी ना किसी देश का नाम या किसी ना किसी क्षेत्र का नाम जुड़ा होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था, पढ़ा होगा आपने अमेरिकी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि किसी क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए जब हमने अर्थशास्त्र के नियमों का इस्तेमाल किया तो उस क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने का जो ये सिद्धांत हमने इस्तेमाल किया उसी को कहा हमने भारतीय इकोनॉमी।
भारतीय इकोनॉमी का मतलब भारतीय समस्याओं को, भारतीय पैसे की लेन देन की समस्याओं को जब भी हमने सोल्व करना चाहा तो उसको कहा गया भारतीय इकोनॉमी। अमेरिकी समस्याओं को जब सोल्व कर रहे हैं तो अमेरिकी इकोनॉमी, फ्रांस की समस्याओं को सोल्व कर रहे हैं तो फ्रांस की इकोनॉमी आदि। समझे? तो यानी कि अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, जबकि उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करना इकोनॉमी कहलाता है। आई थिंक आप लोग इस चीज को अपने आप नोट कर लेंगे, इस चीज को लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं जी आपका अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्र होते हैं, वैसे कुछ बुकों में 5 क्षेत्र भी दिए गए हैं। दरअसल वे टर्सरी के ही भाग हैं। टर्सरी मतलब तृतीयक क्षेत्र के ही 2 भाग और बढ़ा दिए गए हैं, चतुर्थम और पंचम। जो चतुर्थ भाग है वो भी आपका तृतीय क्षेत्र का भाग है, और जो पंचम भाग है वो भी आपका किसका भाग है जी? आपका तृतीयक का ही भाग है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के 3 ही भाग गिने जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पर, जैसे कि पंचम व्यवस्था में जो पार्ट आता है उसमें आपका जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो बड़े अधिकारी हैं वे इसमें शामिल होते हैं। जो आपकी कंपनियां हैं उनके सीईओ जो हैं, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो नीति निर्धारक जो आपका नीतियों को बनाने का काम करते हैं, वह पंचम में आपका पंचम अर्थव्यवस्था में काउंट होते हैं। अन्यथा वे हैं सेवा क्षेत्री तो है वो, सीईओ क्या कर रहा है? किसी कंपनी का सीईओ कुछ उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है, नीति निर्धारण कर रहा है। नीति निर्धारण करके वो किसी ना किसी रूप में सेवा कर रहा है, तो सेवा सेक्टर का ही पार्ट होता है आपका। 4th और 5th जो पार्ट है वे आपके सेवा क्षेत्र के ही पार्ट गिने जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो अब आपका इसमें देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र। ठीक है। याद रखना आंकड़ों के आधार पर आज भी 3 ही है, आंकड़ों के आधार पर आज भी 3 ही गिने जाते हैं। हाँ, कुछ बुकों ने जो है इनको डिवाइड जो है ज्यादा कर दिया है। ठीक है। प्राथमिक देखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र साधारणतः साधारणतः 3 है। साधारणतः 3 है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक। ठीक है। इसमें प्राथमिक में देख लीजिए, प्रकृति से जितना भी आपको प्राप्त होता है, प्रकृति से सीधे रूप में, याद रखना सब कुछ प्रकृति से ही प्राप्त होता है, वैसे ऐसा कोई नहीं है। याद रखना कि उत्पादन का मतलब आप लोग केवल किसी चीज का स्वरूप बदल दे रहे हैं। इंसान में अभी इतनी हिम्मत नहीं आई है कि वो किसी चीज को नया बना सके, ऐसा संभव नहीं है। तो केवल हम उसका स्वरूप बदल सकते हैं। तो प्राप्त तो हमको सब कुछ प्रकृति से ही हो रहा है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए जो सीधे रूप से प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। वैल्यू ऐड करने के बाद यदि हम किसी चीज को देखें, यानी कि अगर हम धान को देखें तो धान प्राथमिक में है, लेकिन धान से जैसे ही चावल बनाते हैं वो द्वितीयक में आता है। गेहूं आपका प्राथमिक में आता है, लेकिन गेहूं से जैसे आप आटा बनाते हैं, आटे से ब्रेड बनाते हैं, ये सब कुछ आटा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आटे से ब्रेड जब बनेगी तब सेकेंडरी में आएगा, आटा भी किस में आएगा? द्वितीयक में आएगा। ठीक है। तो इसमें जो है जो भी आपका प्रकृति से प्राप्त होता है वो सबके सब किस में आते हैं? प्रकृति से प्राप्त चीजें। चीजें का मतलब वस्तुएं और कुछ नहीं है। इसमें जैसे कि कृषि, कृषि में याद रखना आपका 2 चीजें आती हैं। एक तो आपका खेती आती है जिसको आप लोग खेती बोलते हैं, एक आपका पशुपालन भी इसमें आता है। ठीक है। ये पशुपालन भी आपका कृषि में ही आता है। दूसरा वानिकी, वानिकी मतलब
पेड़ों का जो उत्पादन है या फिर आपका जंगल वगैरह जो है, ठीक है, ये सब आपका वानिकी में आता है। मत्स्य, मत्स्य मतलब आप लोग जानते हैं मछली उत्पादन की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन, यहां पर जो है खनन और उत्खनन, खनन और उत्खनन जो है आप लोगों का, ये भी आपका किस में आता है, प्राथमिक में आता है। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, अगर आप लोगों से साधारणतः पूछा जाए खनन और उत्खनन किस में आता है, तो भैया प्राथमिक में ही आता है। लेकिन आपका एक एनएसओ संस्था है जो कि आंकड़े बनाने का काम करती है, आंकड़े इकट्ठा करने का काम करती है, उसने खनन और उत्खनन को द्वितीयक में रखा है। समझ रहे हैं ना? याद रखें, यहां पर एनएसओ ने, अगर मैं बात करूं खनन और उत्खनन की, तो खनन और उत्खनन को एनएसओ ने द्वितीयक में, ठीक है ना, किसमें रखा है जी? द्वितीयक में रखा है। इतना याद रखें आप लोग। एनएसओ क्या है इसके बारे में भी बताएंगे आप लोगों को। ये जो है आपका 2019 में बनी एक संस्था है, ऐसा नहीं कि ये 2019 में नई पैदा हुई है, हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इसका निर्माण 2019 में हुआ है। पहले, इससे पहले एक सीएसओ हुआ करता था। सीएसओ और एनएसएसओ, सीएसओ और एनएसएसओ को मिलने के बाद, यानी कि सीएसओ और एनएसएसओ, ये दो संस्थाएं थी। इन दोनों संस्थाओं को, मतलब आपका एक का नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरे का नाम था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों को मिलाकर ये एनएसएसओ बना है जी, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बना है। और इसने जो है आपका इस चीज को किसमें रख दिया है? खनन और उत्खनन में। याद रखना, खनन और उत्खनन को केवल एनएसएसओ ने नहीं, ये भी जो आपका एनएसएसओ था या फिर आपका सीएसओ था, ये भी खनन को पहले से ही आपका द्वितीयक क्षेत्र में रखता आ रहा है। इसने कोई नई परंपरा नहीं चलाई है, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये दोनों संस्थाएं खत्म करके आपका ये बनाई है, तो मैंने इसका नाम लिखवा दिया आप लोगों को। ये दोनों संस्थाएं भी खनन और उत्खनन को द्वितीय क्षेत्र में रखती थी। ये कहती थी कि नहीं, ये प्राथमिक क्षेत्र का नहीं बल्कि द्वितीय क्षेत्र का पार्ट है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण, निर्माण और विद्युत गैस वगैरह आते हैं। इसको नोट कर लेना, मैं नीचे दिखा दे रहा हूं आपको। निर्माण, विनिर्माण, गैस, गैस, विद्युत, जल आपूर्ति वगैरह, विद्युत, जल आपूर्ति, ये सब के सब किसमें है जी? आपका द्वितीय क्षेत्र में है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये होता है बच्चों में कि निर्माण और विनिर्माण में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ बच्चे तो यहां तक भी मैंने सुना है निर्माण के आगे विनिर्माण वैसे ही लगा दिया, और एक ने तो बड़ा ही अच्छी डेफिनेशन बनाई थी, वी का मतलब जैसे कि ए लगाकर अपोजिट बनता है ना, ऐसे उसने कहा किसी चीज को तोड़ना जो है वो विनिर्माण कहलाता है, ठीक है। विनिर्माण का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, जबकि निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन। विनिर्माण का मतलब किसी भी कच्चे माल से किसी भी चीज का उत्पादन करना विनिर्माण कहलाता है। मैंने ये मार्कर बनाया, तो मार्कर के लिए मैंने प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक के आगे मैंने रबड़ लगाई, पीछे मैग्नेट लगाई, ये मेरा हो गया विनिर्माण। लेकिन मैं इस भवन में पढ़ा रहा हूं, जिस भवन में मैं खड़ा हूं, जिस भवन के अंदर मैं हूं, ये छत है, चार दीवारें हैं, ये सब का सब मेरा क्या है? निर्माण है। सड़क निर्माण है, सड़क विनिर्माण में नहीं आता, सड़क निर्माण में आता है। पुल निर्माण में आता है, मेट्रो स्टेशन निर्माण में आता है। ये सारी चीज आपके किस चीज में आती हैं? निर्माण में आती हैं। जबकि विनिर्माण जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। कौन सा सेक्टर होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। और याद रखना, इसी में आ जाएगा खनन और उत्खनन भी आपका, अगर एनएसओ के अनुसार देखा जाए
तो आपका द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को बड़े आराम से समझ में आ गया होगा। ज्यादा लंबी क्लास नहीं लूंगा, बस तृतीय क्षेत्र पढ़ाकर आप लोगों का आज मैं एंड कर दूंगा। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे क्लासेस और आगे बढ़ेंगी। मैं मान के चलता हूं कि 40 से 50 वीडियो आपकी कंप्लीट अर्थशास्त्र में आएंगी। आई थिंक 50 के आसपास हो पाएंगी, ज्यादा नहीं होंगी, वैसे 50 से कम होंगी ये कंफर्म है। अधिकतम है 50 से कम में खत्म हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपका पीसीएस किसी भी स्टेट का हो या आपका यूपीएससी, इन दोनों लेवल के साथ आपको केवल इसमें करंट ऐड करनी है और आपके यूपीएससी के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन और यूपीपीसीएस के भी कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो आपके अर्थशास्त्र से आते हैं या इकोनॉमी से आते हैं, वे सारे इसमें कवर हो जाएंगे। थोड़ा जिनको पहले से आता है उन लोगों को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई कभी भी ना तो बहुत ज्यादा होशियार को देखकर होती है, ना ही बिल्कुल डल को देखकर होती है। एक एवरेज की तरह होती है और एवरेज की तरह हम लेकर चलेंगे ताकि सभी बच्चे जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो होता है आपका, तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो इसको भी ठीक से देख लेना मैं कहां लिख रहा हूं, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो सेवा क्षेत्र जितना भी है वो आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। इसमें आपका सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, यहां पर सेवा क्षेत्र भी आपका कई प्रकार से हो सकता है। एक तो आपका होता है वित्तीय क्षेत्र। कौन सा होता है जी? वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल बैंक है, बीमा है। ठीक है, ये सब के सब जो क्षेत्र हैं आपके बीमा क्षेत्र में आते हैं। शेयर मार्केट वगैरह सब इसमें आते हैं। भंडारण है, भंडारण है, परिवहन है, परिवहन है, रेस्टोरेंट है, होटल है, ये सब के सब आपका भंडारण वगैरह में आ जाएंगे। उसके बाद आपकी लोक सेवा, जिस चीज की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये भी सेवा सेक्टर है। लोक सेवा, भाई आप लोग क्या देंगे? आप लोग कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना करेंगे, आप लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? सेवा को। आप लोग किस चीज का निर्माण करेंगे? सेवा का निर्माण करेंगे। ठीक है, सेवा आपकी लोक सेवा भी हो सकती है, निजी सेवा भी हो सकती है। उसके बाद आपका निर्यात और आयात, आयात और निर्यात भी इसी में रखा गया है। आयात और निर्यात, ठीक है, ये सब के सब आपका सेवा क्षेत्र में आते हैं। इससे आगे जो है आप लोगों का वो कल की क्लास में होगा। उम्मीद करता हूं कि आज जो है आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, इस क्लास को ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार देख लीजिए, उसके बाद डबल एक्स पे लगाकर देख लीजिए, इतना बहुत है। नोट्स बनाकर चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भविष्य में भी कभी भी आप अपने नोट्स को, क्योंकि नोट्स अपने हाथ का बना हुआ होता है, अपने हाथ के बने हुए में आप लोग जो उसमें शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं उसका भी उपयोग आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।